नमस्कार, अभिनंदन दोस्तों। मैं मिथिलेश कुमार जीताएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, प्रदेश में प्रवक्ता और एलटी दोनों ही संवर्ग में रिक्तियां आई हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज मैं उसके सिलेबस पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जो उसका सिलेबस है, आयोग ने जो एक सिलेबस डिसाइड किया है, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। और हमें इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। किस चीज़ को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। साहित्य भी है, व्याकरण भी है, संस्कृत व्याकरण के भी कुछ प्रश्न होंगे। तो इन सभी चीज़ों पे हमारी रणनीति क्या हो, कैसे हम अपनी तैयारी को दिशा दें ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इस पर हमारी चर्चा होगी आज मित्रों। प्रथमतः हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है, वैसे ये सिलेबस आप सभी के पास होगा, आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो आयोग की वेबसाइट से इस सिलेबस को डाउनलोड करें और तैयारी जो करें वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करें, भटके नहीं। बिल्कुल आप सिलेबस के मुताबिक चलें। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सिलेबस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे मित्रों। इसमें जो सिलेबस है, पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकीकरण, वर्गीकरण और युगीन परिस्थितियां। पहली चीज तो ये होती है कि सिलेबस को समझना कि क्या क्या चीजें हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो हुआ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन औपचारिक जो है वो गारसादत्त आसी से माना जाता है। उसके पहले के प्रयासों को हम अनौपचारिक श्रेणी में रखते हैं। इसलिए अनौपचारिक श्रेणी में रखते हैं क्योंकि वहाँ उद्देश्य हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि वृत्त संग्रह करना था। कवियों का, साहित्यकारों का एक वृत्त तैयार करना था। लेकिन उसके बारे में भी हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि उसे कच्चे माल के रूप में परवर्ती इतिहासकारों ने प्रयुक्त किया। उनके आधार पर परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने अपनी साहित्य इतिहास संबंधी रचनाएं की हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी बड़ी भूमिका बन जाती है। अब इसके अंतर्गत पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युगीन प्रवृत्तियां। काल विभाजन किस आधार पर किया गया, कालखंडों के नामकरण कैसे किए गए, उस दौर में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियां क्या थी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का वर्गीकरण और उनका नामकरण किया गया। जिसके अंतर्गत हम चारों कालों को हमें पढ़ना है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल वीरगाथा काल, जिसको शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल। आदिकाल नाम सर्वमान्य है, वीरगाथा काल भी कहते हैं, लेकिन आदिकाल सर्वमान्य है। तो हमें इन चारों कालों के बारे में पढ़ना है। यही हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है इन चार काल खंडों में विभाजित है। जिसके अंतर्गत जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो वहां से पद्य के साथ साथ गद्य का भी आरंभ हो जाता है, क्योंकि आधुनिक काल जो है रेनेसां, नवजागरण काल है, और वहां से हिंदी गद्य की औपचारिक शुरुआत होती है। वस्तुतः उसके पहले भी कुछ गद्य लेखन हुए हैं, लेकिन वो औपचारिक गद्य लेखन नहीं है और न ही एक मानक गद्य की सीमा के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो यहाँ से परिदृश्य जो है वो और बड़ा हो जाता है, हमारे पढ़ने का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। आदिकालीन जो हिंदी काव्य है उसमें आदिकाल के जो भी कवि हैं, कुछ कवि संप्रदाय से संबंध हैं, कुछ गैर संप्रदाय वाले कवि भी हैं जो किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं हैं, राजाश्रित हैं। तो इन सभी को पढ़ना है। सिद्ध से आरंभ किया जाता है, सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं, जैन साहित्य को पढ़ते हैं,
अमीर खुसरो को पढ़ते हैं, विद्यापति को पढ़ते हैं। इसके बाद जो रासो काव्य धारा है, एक बहुत बड़ा भाग जो है रासो काव्य धारा का है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे तैयार करते हैं। तो तैयारी में हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हमसे सिर्फ रचना या रचनाकार ही पूछ लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। रचना या रचनाकार के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे किसी रचना का उद्देश्य क्या रहा, मतलब कोई भी साहित्य जब लिखा जाता है तो उस साहित्य का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। तो किस प्रयोजन से उस साहित्य का सृजन हुआ, इससे संबंधित प्रश्न भी किए जाते हैं। रचना के संदर्भ में समीक्षात्मक प्रश्न भी किए जाते हैं कि मानकों के स्तर पर, चाहे वो काव्य शास्त्रीय मानक हों चाहे समाज शास्त्रीय मानक हों, काव्य शास्त्रीय मानकों पर यह रचना कितनी खरी है, इससे संबंधित प्रश्न भी किए जाते हैं। समाज शास्त्रीय मानकों पर यह रचना कितनी खरी है, अर्थात समाज में इस रचना की प्रासंगिकता कितनी है, इससे संबंधित भी प्रश्न किए जाते हैं। तो तथ्यगत प्रश्नों के अतिरिक्त आलोचनात्मक प्रश्न भी किए जाते हैं जो समीक्षा से संबद्ध होते हैं। तो इन सभी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए सबसे आवश्यक ये होता है कि हम किसी भी दौर के साहित्य को पढ़ें तो उसके युगीन परिस्थितियों के बारे में भी जानें कि तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक परिस्थितियां किस प्रकार थी और इन परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर किस प्रकार पड़ा। बिना इनके आलोक में किसी साहित्य का मूल्यांकन, किसी साहित्य का अध्ययन हम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो एक खास चीज ये होता है कि हमें उसके बारे में जानकारी लेनी। इसके बाद आदिकालीन कवियों को पढ़ने के बाद हम आते हैं भक्तिकाल में, भक्तिकालीन हिंदी काव्य। भक्तिकाल में प्रथमतः जो हम पढ़ते हैं, अब भक्तिकाल में मुख्य रूप से दो वर्गीकरण किए जाते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर इनके भी दो दो उपखंड कर दिए जाते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी और निर्गुण प्रेमाश्रयी। और उधर सगुण में भी दो उपखंड हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी से तात्पर्य संत काव्य धारा से है और निर्गुण प्रेमाश्रयी से तात्पर्य सूफी काव्य धारा से है। तो इसमें भी चार उपखंड हो जाते हैं सब मिलाकर के। इन चारों उपखंडों को हमें पढ़ना होता है। इनसे पहले भक्तिकालीन परिस्थितियों को समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य जो है, चाहे वो निर्गुण शाखा हो, चाहे वो प्रेमाश्रयी शाखा हो, सूफी काव्य हो, चाहे वो कृष्ण भक्ति शाखा हो, चाहे वो राम भक्ति शाखा हो, सबने दार्शनिक आधार लिया हुआ है, सबने दार्शनिक आधार ग्रहण किया हुआ है। तो किस साहित्य का, किस दौर के साहित्य का दार्शनिक आधार क्या है, निर्गुण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है, प्रेमाश्रयी का दार्शनिक आधार क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार क्या है, राम भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार क्या है, इन सब चीजों पर भी चर्चा करनी अपरिहार्य बन जाती है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न किए जाते हैं कि कौन सा किस दर्शन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त उन दर्शनों के प्रस्तोता भी पूछे जाते हैं कि यह दर्शन किसने दिया। साथ ही भक्तिकालीन साहित्य में भक्तिकाल के उद्भव को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, तो वहां से भी प्रश्न किए जाते हैं कि भक्तिकाल के उद्भव संबंधी किसकी मान्यता क्या है और एक सामान्य अवधारणा हमारी क्या होनी चाहिए। तदुपरांत हम इन चारों भक्तिकाल की जो चारों उपशाखाएं हमारे सामान्य समक्ष हैं, इन चारों उपशाखाओं के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना होता है। प्रतिनिधि कवि कौन से रहे, किस शाखा के, उस कवि के बारे में हमारे आलोचकों के क्या मतांतर रहे, उस पर उससे संबंधित भी प्रश्न किए जाते हैं। साथ ही साथ रचनाओं के अंदर से भी प्रश्न किए जाते हैं, रचनागत आधार पर भी प्रश्न किए जाते हैं। क्योंकि जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके कि कोई भी साहित्य जब लिखा जाता है तो साहित्य सप्रयोजन होता है। तो रचना के प्रयोजन के बारे में, उसका जो पात्रीकरण होता है उसके बारे में,
फिर रचनाओं के शिल्प पक्ष और संवेदना पक्ष से भी प्रश्न किए जाते हैं। खास तौर पे किसी भी रचना की भावगत विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न किए जाते हैं कि यह रचना किन किन भावों को धारण करती है। फिर इसके शिल्प पक्ष से भी प्रश्न किए जाते हैं। शिल्प पक्ष से तात्पर्य हमारा काव्य शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय मानकों से होता है। पहले परंपरागत रूप से शिल्प पक्ष को हम काव्य शास्त्रीय मानकों तक ही सीमित रखते थे, लेकिन अब जो शिल्प पक्ष है वो उसका दायरा बढ़ चुका है। तो शिल्प पक्ष से भी प्रश्न किए जाते हैं कि काव्य स्वरूप क्या है, काव्य की भाषा क्या है, इसमें रस योजना किस प्रकार की है, अलंकार योजना किस प्रकार की है, छंद योजना किस प्रकार की है। फिर पाश्चात्य समीक्षा के जो तत्व आए हैं, जिनको हमने पैरामीटर बना लिया है अब हिंदी समीक्षा में, अब हमारे वो हिंदी समीक्षा के भी प्रतिमान बन चुके हैं, तो उनसे भी प्रश्न किया जाता है। जैसे प्रतीक योजना, बिंब योजना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि किसी रचना में प्रतीक योजना किस प्रकार की है, बिंब योजना किस प्रकार की है, अलंकार योजना कैसी है, रस योजना कैसी है, छंद योजना किस तरह से कवि कर रहा है, भाषा क्या है, साथ ही साथ काव्य स्वरूप क्या है। काव्य स्वरूप मुख्य रूप से प्रबंध, मुक्तक आदि जो भी काव्य स्वरूप हो उसकी चर्चा होती है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये हमारे शिल्प पक्ष के अंतर्गत आती हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमें भाव पक्ष, किसी भी साहित्य के भाव पक्ष को भी देखना है और उसके कला पक्ष को भी देखना है कि भाव और कला पक्ष क्या स्तर पर इस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं ठहरती हैं। इसके बाद जो हमारा रीतिकालीन काव्य आता है, तीसरा जो कालखंड है वो रीतिकालीन काव्य है। रीतिकालीन काव्य से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। रीतिकालीन जो दौर है, रीति परंपरा जो है, ये इसमें प्रायः काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए हैं। यहाँ पर ये 3 भागों में बंट जाता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में। कुछ विद्वान इसे 4 वर्गों में भी बांटते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 वर्गों को लेके चला जाता है। चौथा वर्ग एक रीतितर भी देखा जाता है, लेकिन सामान्यतः 3 वर्गों को हम लेते हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध से तात्पर्य ये होता है कि वे कवि जो काव्य शास्त्रीय मानकों को आधारगत करते हुए उनके अनुकरण में जिन्होंने रचनाएं की वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीतिसिद्ध वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय मानकों का तो ध्यान रखा लेकिन उनका वर्णन नहीं किया, बिना काव्य शास्त्रीय मानकों के वर्णन किए काव्य शास्त्रीय गुणों से युक्त रचनाएं की, वो आते हैं रीतिसिद्ध के अंतर्गत। रीतिमुक्त धारा उन कवियों की है जो दरबारी माहौल में रहते हुए, दरबारी परिवेश में रहते हुए भी रीतिवाद का पालन नहीं करते। वे कवि जो हैं वो अनुभव को प्रतिष्ठित करते हैं, अनुभूतियों को प्रतिष्ठा देते हैं और उनकी काव्य में अनुभूतियों की बहुलता है। वो देखा देखी नहीं करते, एक ढर्रे पे नहीं चलते, बल्कि अपनी अनुभूतियों के आधार पर काव्य की रचना करते हैं। तो वहां से बहुत सारे प्रश्न रीतिकाल से किए जाते हैं, क्योंकि रीतिकाल की भूमिका समीक्षा के स्तर पर भी बहुत अधिक बनती है। तो रीतिकाल में भी हम वर्गीकरण करके और अलग अलग कवियों को देखते हैं कि रीतिबद्ध शाखा में कौन कौन से आते हैं, रीतिसिद्ध धारा में कौन कौन से आते हैं और रीतिमुक्त धारा में कौन कौन से आते हैं। फिर उनकी रचनागत विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। चौथा जो दौर आता है हमारे हिंदी साहित्य का वो है आधुनिक काल, जिसका आरंभ भारतेंदु युग से हम लेते हैं और अब तक अद्यतन तक लेकर उसको आते हैं। अब अद्यतन कहने से ये तात्पर्य है कि किसी भी परीक्षा में जो रचनाएं पूछी जाती हैं, तो साहित्य के स्तर पर रचनाएं पूछे जाने का एक लिमिट होता है, उसकी एक सीमा होती है कि हम कल इस साल की भी रचनाओं को डालते हैं या नहीं डालते हैं, या बिल्कुल जो अद्यतन रचनाएं होती हैं उन्हें नहीं डाला जाता। उसकी एक सीमा होती है, जैसे सिलेबस में भी डिफाइन होता है कि 2000 तक की जो रचनाएं हैं वहाँ से प्रश्न उठाए जाएंगे, वहाँ से प्रश्न किए जाएंगे। यहाँ आने पर, आधुनिक हिंदी साहित्य में आने पर साहित्य का दायरा बहुत ही बड़ा हो जाता है। यहाँ पर पद्य के समानांतर गद्य का भी विकास हुआ और गद्य जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें
तो आज गद्य चरम पर है, पद्य जो है वो गौण हो गया है, पद्य रचना कम हो रही है अपेक्षाकृत गद्य रचना के। तो यहाँ पर इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि गद्य में बहुत सारी विधाएं हैं। अगर हिंदी गद्य की बात करें हम, तो हिंदी गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृतांत, संस्मरण, आत्मकथ्य, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र, फीचर लेखन, पत्रकारिता, निबंध आदि बहुत सारे आयाम जुड़ जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी होती है आधुनिक काल में आने के बाद। तो इस तरह से पूरे साहित्य में, जैसा कि सिलेबस हमें बड़ा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई भी चीज छूटा नहीं है, हमें चारों काल पढ़ने ही है। तो जाहिर सी बात है, मोटे तौर पे जब चारों काल ही दिए हैं, तो चारों काल के कवि, रचनाकार, जो भी साहित्यकार हैं वो, और उनके द्वारा सृजित रचित साहित्य के बारे में भी हमें पढ़ना है, हमें उसकी जानकारी लेनी है। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, प्रायः विद्वानों के द्वारा, समीक्षकों के द्वारा जो कही गई उक्तियां हैं वो भी कथन के रूप में पूछ ली जाती हैं। उसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं आमतौर पे। पहला तो ये होता है कि ये कथन किस विद्वान का है, दूसरा ये भी हो सकता है कि किस विद्वान के संदर्भ में है या किस रचना के संदर्भ में है। तो हमें ये चाहिए कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, अपना एक अध्ययन करके अपना एक नोट्स बना रहे हैं, तो हमें कोट्स के लिए, जो कथन होते हैं उनके लिए एक अलग से हम नोटबुक बनाएं और उसमें अपने कोट्स को रखें। तथ्य, सिर्फ तथ्यों को ही याद नहीं करें, बल्कि रचना के अंदर झांक के एक बार देखें, रचना के अंदर जाएं, उस रचना की जो विशेषताएं हैं उसको समराइज करके नोट्स बनाएं। जाहिर सी बात है कि कोई रचना जो है, अब साकेत को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो आप पूरे साकेत का भाव तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका जो सार है उसे हम 3 से 4 लाइन में, साकेत की रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, साकेत का कथ्य क्या है, साकेत लिखने का प्रयोजन क्या है गुप्त जी का, साकेत में कौन कौन से पात्र हैं, इसका सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है, कहाँ पर उर्मिला का विरह है, आदि इत्यादि। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अंदर से इसमें से निकाले जाते हैं। तो ये जानकारियां हमें रचना के अंदर जाके मिलती हैं, न कि सिर्फ रचना का नाम याद करने से मिलती हैं। तो हमें इस स्तर पर जाकर के अपनी तैयारी करनी है, इस स्तर पे चीजों को देखना है दोस्तों। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है, इसमें छठे नंबर पे जो आता है वो आता है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। अब इसमें 3 चीजें हैं, भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और हिंदी आलोचना है। भारतीय काव्य शास्त्र जो हमारे संस्कृत के आचार्य हुए, संस्कृत के जितने भी आचार्य हुए, पहला दौर जो है वो प्रवर्तन का दौर है, भरत मुनि का दौर। प्रवर्तन काल में प्रवर्तन हुआ इस काव्य शास्त्र का, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखकर इसका प्रवर्तन किया। उसके बाद का जो दूसरा काल आता है वो कहलाता है व्याख्या काल, प्रतिपादन काल। तो प्रतिपादन काल में जो भी रचनाएं हैं उनको नए सिरे से उन सब की व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर वो सारी चीजें साहित्य के अंतर्गत पूछे जाते हैं। काव्य प्रयोजन क्या होता है, काव्य हेतु क्या होता है, काव्य लक्षण क्या होते हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, ये सारी चीजें हमारी आती हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। अब ये चीज सीधे सीधे जाके कहाँ कोरिलेट हो जाती है, कहाँ जाके जुड़ती है, वहां से संस्कृत से उठती है और सीधे रीति काल से इसको हमें जोड़ना होता है, क्योंकि रीति काल में इन सभी नियमों की व्याख्या अलग अलग रीतिबद्ध कवियों के द्वारा हुई है। तो इसे हम भारतीय काव्य शास्त्र को
संस्कृत के विद्वानों के संदर्भ में भी पढ़ते हैं और रीतिकालीन विद्वानों के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, आलोचकों के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो आलोचक हुए हैं उसमें भी कुछ रसवादी आलोचक हुए हैं, कुछ अलंकारवादी हुए हैं, तो उनके संदर्भ में भी ले जाके इसको पढ़ना होता है। दूसरा है हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमें पाश्चात्य साहित्य में जो भी आलोचक हुए हैं, जो भी उनकी रचनाएं हुई हैं, या जो भी दर्शन, जो भी फिलॉसफी, जो भी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है, उसके बारे में पढ़ना है कि अरस्तु ने क्या कहा है, लॉन्जाइनस ने क्या कहा है, वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, जितने भी हुए हैं पाश्चात्य आलोचक, उनके बारे में हमें, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ ही कई बार उनकी एक आध जो बहुप्रचलित रचनाएं होती हैं वो भी पूछ ली जाती हैं, तो उनकी बहुप्रचलित रचनाओं को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उनने किसने, किस विद्वान ने क्या कहा, क्या अवधारणा दी, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तीसरी चीज जो सबसे खास है, हिंदी आलोचना। आलोचना मित्रों किसी रचना का गुण दोष विवेचन होता है, किसी भी रचना के गुण दोषों का जो विवेचन होता है वो आलोचना कहलाती है। आलोचना ऐसी चीज है और आलोचक ऐसा व्यक्ति है जो रचना और पाठक को जोड़ने का कार्य करता है। हमारे और रचना के बीच में आलोचक जो होता है वो सेतु का कार्य करता है। अगर आलोचक न हो तो रचना का उद्देश्य क्या है वो शायद बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे कि ये रचना किस प्रयोजन से हुई है, किस उद्देश्य से हुई है। तो आलोचक ही वो व्यक्ति होता है जो हमें रचनाओं के साथ जोड़ता है, हमारा संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर हिंदी आलोचना में हमें पढ़ना है। जो हिंदी आलोचना की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होती है। हिंदी आलोचना जो है वो मुख्य रूप से दो तरह से होती है या दो कोटियों में रखा जाता है, सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना, आलोचना का वह पक्ष है जिसमें समीक्षा हेतु प्रतिमान निर्धारित किए जाते हैं, और व्यावहारिक आलोचना वो है जो निर्मित प्रतिमानों पर किसी रचना को रखकर, प्रदत्त प्रतिमानों की कसौटी पर किसी रचना को रखकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो भारतेंदु युग से इन दोनों समीक्षाओं की शुरुआत हो जाती है, सैद्धांतिक समीक्षा की भी और व्यावहारिक समीक्षा की भी। भारतेंदु युग में सैद्धांतिक समीक्षाओं पर भी पुस्तकें लिखी गई हैं और व्यावहारिक समीक्षा पर भी कार्य हुआ है। तो भारतेंदु युग से ही ये शुरू हो जाता है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। उसके बाद समीक्षा जो है अपने चरम उत्कर्ष पर जो पहुंचती है वो शुक्ल जी के आगमन के साथ पहुंचती है। शुक्ल जी जो हैं वो समीक्षा को शिखर तक लेकर जाते हैं। आज भी चाहे कितने समीक्षा ग्रंथ लिखे गए हों, कितने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए हों, लेकिन शुक्ल जी आज भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितना आज से 50 साल 60 साल या जब वो आए तब थे। तो उनकी प्रासंगिकता जो है वो जस की तस बनी हुई है। उनके बिना समीक्षा या साहित्य इतिहास जो है आज भी अधूरा है। तो समीक्षा में आने के बाद हमें समीक्षा के स्तर पर कुछ चयनित समीक्षकों को पढ़ना है। बहुत सारे आलोचक हुए हैं, आलोचक तो हजार की संख्या में हैं, लेकिन हमें चयनित आलोचकों के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। मुख्य रूप से उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उनकी आलोचना पद्धति क्या है, उन्होंने आलोचना से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं की हैं, या किन किन साहित्यकारों की आलोचनाएं की गई हैं इनके द्वारा, किस साहित्यकार के ऊपर इनकी आलोचनात्मक पुस्तक का नाम क्या है, इनकी आलोचना प्रविधि क्या है, किस अवधारणा के साथ ये रचना की आलोचना करते हैं। क्योंकि कुछ विद्वान जो हैं वो परंपरागत काव्य शास्त्रीय मानकों के आधार पर करते हैं, कुछ समाज शास्त्रीय मानकों के आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं, कुछ आलोचक जो हैं वो दोनों को मिला देते हैं, काव्य शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय दोनों को एक साथ समन्वित करके तब उसके आधार पर रचना का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हमें उन प्रमुख आलोचकों के बारे में पढ़ना है और उनकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है, उनकी आलोचना पद्धति के बारे में पढ़ना है, उनके द्वारा आलोचनात्मक रचनाएं जो लिखी गई हैं उनके संबंध में पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है।
इसके उपरांत हमारा व्याकरण का थोड़ा सा भाग यहाँ पर आ जाता है, जो बहुत ही बेसिक होता है। आधारभूत ढांचा हमें व्याकरण का पता होना चाहिए। व्याकरण में आपको प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध, अपठित गद्यांश और पद्यांश बोध, ये है व्याकरण का हिस्सा, जिसमें संधि समास मुख्य रूप से सीखने की चीज होती है। संधि समास सीखना होता है। उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही साधारण से टॉपिक होते हैं। हाँ, वाक्य विचार, वाक्य भेद, इसे बड़ी गहराई से पढ़ना होता है, क्योंकि वाक्य जो है वो तकनीकी होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके संस्कृत व्याकरण से भी होंगे। ये लगभग आपके 10 के आसपास क्वेश्चन होते हैं संस्कृत व्याकरण से। ये 10 प्रश्न संस्कृत व्याकरण से भी इसमें रहेंगे। जो हिंदी व्याकरण में टॉपिक हैं हमारे संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय आदि, उसी तरह का टॉपिक यहाँ भी है। इसके बाद हमें यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सुक्तियाँ ये भी पूछी जाती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, भाषा से संबंधित प्रश्न भी होते हैं कि जो हिंदी हमारी भाषा है उसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे कैसे होकर आज किस अवस्था में पहुंचा है। तो भाषा के उद्भव विकास के क्रम में हम अपभ्रंश काल से भाषा का, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के बाद से माना जाता है। अपभ्रंश और उसके ठीक बाद वाली जो है परिनिष्ठित अपभ्रंश कहें चाहे पुरानी हिंदी कहें, वहाँ से हिंदी का आरंभ होता है। तो भाषा के इतिहास को भी हमें पढ़ना है कि हमारे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और कहाँ से ये अपनी यात्रा करती हुई, किन किन पड़ावों से गुजरती हुई आज हमारे समक्ष किस स्थिति में मौजूद है, आज कहाँ पर है। तो हिंदी भाषा, और जाहिर बात है कि जब हम भाषा की बात करेंगे तो लिपि का आना स्वाभाविक है। तो भाषा और लिपि के उद्भव और विकास की भी चर्चा होगी इसके क्रम में। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, बोली क्षेत्र, ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्न इसमें किए जाते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, किस बोली या किस भाषा का क्षेत्र क्या है, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न जो कि यहाँ सिलेबस में नहीं है, बावजूद इसके हमें कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना है। हमें जो हिंदी हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा के स्वरूप पर भी चर्चा होती है। राजभाषा के स्वरूप से भी प्रश्न किए जाते हैं कि राजभाषा जो है इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है हमारे राजभाषा के बारे में, क्या क्या उपबंध किए गए हैं राजभाषा के संबंध में, यहाँ से भी प्रश्न किए जाते हैं। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। लास्ट टॉपिक जो है उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। उत्तराखंड के जो भी लोक साहित्य हैं उनका परिचय और संस्कृति से भी प्रश्न कुछ किए जा सकते हैं। साहित्य में, जैसा कि इससे पहले तक लेक्चरार में ये टॉपिक तो नहीं था, ये इस बार आया है, तो यहाँ पर जो संभावना बनती है वो लगभग आप ये मानिए कि यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति से, वो कम से कम 5 उसकी सीमा और अधिकतम सीमा उसकी 10 होगी। तो ये 5 से 10 के बीच रहेगा जो यहाँ के लोक साहित्य से संबंधित होगा, लोक संस्कृति से संबंधित होगा, रचना और रचनाकार वगैरह पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, साहित्य के रूप में हम इसे नहीं पढ़ते, तो ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड की सामान्य जानकारी को मद्देनजर रखते हुए आपसे ये प्रश्न किए जाएंगे कि यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो लोक साहित्य के संदर्भ में अपने साहित्य के प्रति आपकी कितनी रुचि है, आप अपने साहित्य से कितना प्रेम करते हैं, आप अपनी भाषा से कितना प्रेम करते हैं, इसके लिए यहाँ से प्रश्न बनाना, डालना लाजिमी है, बनता है। और ये रहेगा आपका लगभग 10 प्रश्न, आप मान के चलेंगे कि 10 प्रश्न यहाँ से होंगे।
अब 2 मिनट की चर्चा हम लोग अपनी स्ट्रेटजी पे कर लें कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो कोई भी टॉपिक, आप एक टॉपिक कोई भी जब उठाते हैं तो पहला कार्य ये होता है कि आप उस टॉपिक को, आप उस पाठ को आद्योपांत पढ़ें, समझें। पढ़ने समझने के बाद उसमें खास जो चीज़ें हैं उसे रेखांकित करते चलें और तब वहाँ से उसके नोट्स बनाएं। आप नोट्स बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक जब पढ़ें तो उसमें एक काम आपका है, एक चीज़ आप अवश्य करें कि आप उसमें ये दिमाग पे अपने जोर डाल के सोचें कि यहाँ इससे संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। यदि आपके मन में प्रश्नों का खाका बनना शुरू हो जाएगा तो उत्तर खुद ब खुद आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक पढ़ते समय आप इस पर अवश्य विचार करें कि इससे क्या क्या संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप किसी भी चीज़ को एनालिटिकल विश्लेषण के रूप में पढ़ें, न कि सीधे पाठ करें। सस्वर पाठ पढ़ने से तात्पर्य सस्वर पाठ करने का नहीं होता, बल्कि उसे विश्लेषित करके पढ़ना होता है। एक एक चीज़ को, पारिभाषिक शब्दों को विश्लेषित करें और तब सब कुछ स्पष्ट होने पर उसके नोट्स को तैयार करें। जो कोटेशन की बात में कह गया, जो विद्वानों के द्वारा कही गई उक्तियां शुक्तियां हैं, समीक्षा से संबंधित या किसी विद्वान के संबंध में है, उसके लिए आप अलग से एक नोटबुक बनाएं, उसे नोट करते रहें, उसे भी याद करते रहें। और कभी भी कोई भी साहित्य जब उठाएं आप पढ़ने के लिए तो विश्लेषणात्मक रूप में पढ़ें। विश्लेषण करने से आपको उसके अंदर की चीज़ें पता हो जाती हैं और अंदर से जो भी प्रश्न बनने वाले होते हैं उसका आपको पूर्व अनुमान हो जाता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं। तो मित्रों, ये है हम लोगों का सिलेबस। एलटी में भी साहित्य वही है, उसमें सारा साहित्य वही पढ़ना है। वहाँ पर थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 10वीं 12वीं के सिलेबस की जो पाठ्य पुस्तक है वहाँ के रचनाकारों को उठाकर उसे आधार बनाते हुए या वहाँ से पंक्तियाँ उठाकर प्रश्न किए जा सकते हैं, जो कि यहाँ 10वीं 11वीं 12वीं की सिलेबस में चलता है। यहाँ पर प्रदेश के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें। तो ये है हमारा सिलेबस। पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा की, हमें कैसे करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं मिथिलेश कुमार, आप लोग जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदी साहित्य की जो कक्षा होगी, हिंदी व्याकरण की जो कक्षा होगी, वो मैं पढ़ाता हूँ, मैं ही उसको लेके चलूँगा। साहित्य भी और व्याकरण भी। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारा ऐप जो है वो तैयार हो चुका है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। ऐप को डाउनलोड करने से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस वीडियो के अंत में आपको दी जाएगी। उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उस पे हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा, हमारा फ़ोन नंबर होगा, जिस पे कोई भी छात्र हमें संपर्क करके और किसी भी तकनीकी परेशानी के लिए हमसे सलाह ले सकता है। हम उसे पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग, आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है, हमारा मकसद है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ मित्रों। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।